सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं चित्रा मुदगल जी द्वारा रचित कहानी जोंके। नीम नींद में नींद उचटी हुई है। और सुनिए, उचटी हुई नींद में सपने नहीं उपजते, सपनों के भ्रम उपजते हैं। और इस सच से हम सब वाकिफ हैं कि भ्रम सपने नहीं होते। और यह तो आप भी जानते ही होंगे कि सपनों का बंजर भयावह होता है। इस समय मैं उस बंजर में खोई हुई उन सपनों को तलाश रही हूँ जिन्हें मैंने बहुत पहले अपने लिए अपनी नींद में बोया था, यह सोचकर कि जब भी मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होगी, नींद में मैं उन्हें बुला लूंगी। बात कुछ अजीब जरूर है, लेकिन बहुत दिनों से मुझे यह महसूस हो रहा है कि बिना बुलाए मेरी आंखों में कुछ जोंकों ने आकर डेरा डाल लिया है। और लग यह रहा है कि सपने उन जोंकों से डरकर जन्मने से कतराने लगे हैं। उनके मन में भय समा गया है कि वे जन्मकर क्या कर लेंगे। उनके जन्मते ही आंखों में डेरा जगाए बैठी जोंकें उन पर चील सी झपट पड़ेंगी और उन्हें उदरस्त कर यथास्थान ऐसे दुबक लेंगी कि जैसे उन्हें नींद और सपनों से कुछ लेना देना नहीं है। यकीन कीजिए, जब से मुझे ये जानकारी हुई है, मैंने मन ही मन संकल्प किया है कि मुझे जोंकों के हमलों से अपने सपनों को बचाना है। बचाना ही नहीं है, बल्कि उनकी नस्ल को ही खत्म कर देना है। और अपने इस प्रयास में किसी हद तक मैं सफल भी हुई हूँ। लेकिन जाने मेरे वजूद का कौन सा प्रकोष्ठ चेतन अवचेतन में मेरी खिलाफत पर आमादा इस मौके की तलाश में ही जुटा रहता है कि कब मैं उसकी गुरिल्ला पकड़ से बेखबर हूँ और वह अपने मकसद में सफल हो मौका पाते ही जोंकों का भ्रूण धारण कर जोंकें उगलने लगे। अचानक मेरे सिरहाने पड़ोसी पटरियां कानों को बहरा कर देने की हद तक धड़धड़ाने लगी हैं। कोई मेल ट्रेन उनके ऊपर से गुजर रही है, उनके अनचाहे। मेरी आंख खुल गई हैं, या शायद आंखों को लगा होगा कि वह नींद के बहाने कब तक पलकों को भींचे हुए सोने का बहाना ओढ़े पड़ी रहें। नींद से बाहर आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी समूची देह पसीने से भीगी हुई है। उतरते पूस माह के दिन हैं, जिसकी लंबी रातें रजाइयों में भी ठिठुरन छोड़ नहीं पाती। सोते समय यही लगा था कि 2 टियर के डिब्बे में वातानुकूलन के बावजूद ठंड कुछ अधिक ही बैठी हुई है। मात्र एक कंबल में रात कैसे कटेगी। साथ चलने वाले बिजली विशेषज्ञ से पहले ही शिकायत कर देना मुनासिब होगा कि डिब्बे का तापमान वह कुछ बढ़ा दे। हो सकता है उसने डिब्बे का तापमान बढ़ा दिया हो। दीदी दीदी, वो जिस छोरी पुष्पा किठियां आप मुझे भेजा करती थी ना सामान पहुंचाने त्रिलोकपुरी, 24 घंटे घर में रहने वाली विधवा कुलसुम के घर का दरवाजा खोलते ही बदहवास सी घर में दाखिल हो वेदवती मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। पुष्पा के ऊपर क्या हुआ? पुष्पा को स्टेशन निकलने की हड़बड़ाहट असमय वेदवती को अपने सामने पाकर तनिक रूखी हो आई। दोपहर का काम निपटाकर घर से निकले हुए उसे अभी यही कोई घंटा भर ही हुआ होगा। उसे ये भी मालूम है कि मुझे कुछ ही देर बाद स्टेशन के लिए रवाना होना है। बोलो वेदवती। मेरे रूखेपन ने शायद उसे संकोच में डाल दिया था। मुंह पर उसके किसी अनजान छोकरे ने तेजाब फेंक दिया है। छोरी को कल्याणपुरी के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले गए। देहरी भी न लांगी थी मैंने कि छोरी की माँ आई छाती कूटती दरवाजे, बोली मेहरबानी करके वेदवती मेरे ऊपर फ्लैट में दीदी जी को जाके खबर कर दे, पुष्पा उनकी रट लगाए हुए है। खबर ने सेहरा दिया। ये कैसी खबर दे रही है वेदवती? भला पुष्पा जैसी मासूम किशोरी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? उसी की माँ थी ना। कोई 10-12 दफे तो हो आई हूं मैं आपके भेजे उस घर। कलाई पलट कर घड़ी पर निगाह डाली मैंने। बुक की गई रेडियो टैक्सी का समय हो रहा है। आकुलाई वेदवती की आंखें मुझ पर टिकी हुई हैं। वेदवती ने यह भी बताया कि पुलिस में रपट लिखा दी है पुष्पा के बाप ने। लिख ना रहे थे, आपका नाम लेते ही कुछ ठंडे पड़े। बाप के पूछने पर 100 बात का एक ही जवाब दे रही है पुष्पा। तेजाब फेंक भागने वाले लड़के के मुंह पर नजर ना पड़ी उसकी। खट 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 दस्तकें दिमाग में टकरा रही हैं। किसके लिए कपाट खुले? अस्पताल है कल्याणपुरी में।
पुष्पा को देखने जाने का मतलब होगा 15 मिनट के लगभग जाना और वहां से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचना घंटे भर से कम समय न लेगा। राजधानी छूट भी सकती है। गाड़ी छूटने का मतलब होगा 1.5 माह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का सत्यानाश। कार्ड छपकर आ गया है, पर्स में रख लिया है। वार्षिक उत्सव की अध्यक्षता करनी है बालिका विद्यापीठ लखीसराय में, बिहार के राज्यपाल महामहिम श्री BK सिंह के संग। मामूली अवसर है, उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें भी तो करनी है। फिर बात दी गई जुबान की है, उससे मुंह मोड़ना विश्वसनीयता दर्शाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 4000 के लगभग बालिकाओं को संबोधित करने का सुअवसर है। भविष्य में 4000 मत बूंद बूंद जलाशय में परिवर्तित होती है। संसद के सत्र में महिला आरक्षण बिल पास होने से रह गया, मगर उम्मीदें टूटी नहीं है। भविष्य में कौन जाने कौन सी पार्टी प्रवेश द्वार साबित हो। भुज सी वेदवती मेरा मुंह ताके जा रही है। कुलसुम हमेशा की भांति घर से निकलने से पूर्व पी जाने वाली मेरी काली कॉफी तैयार कर लाई है। पहले ही घूंट के साथ घर का इंटरकॉम बज उठा है। चौकीदार ने सूचना दी कि टैक्सी आ गई है, उसे वह बिल्डिंग की सीढ़ियों के पास लगवा दे ताकि सामान रखवाने में मुझे दिक्कत ना हो। कुलसुम ने उसे हाँ कह दिया है। पुष्पा भी तो उन्हीं लड़कियों में से एक है जिन्हें संबोधित करने में लखीसराय पहुंचना चाहती हूँ। लड़कियों के सशक्तिकरण के बिना क्या किसी विकासशील देश में उन्नत और सुदृढ़ समाज की कल्पना संभव है? उसकी आंखें तो बच गई हैं ना? वेदवती मेरा आशय भांप कर जवाब में कहती है, सो मैं कैसे बता सकूं दीदी जी? रेडियो टैक्सी को 15 मिनट से ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाई जा सकती। 50 रुपए शायद ऊपर से देने पड़ जाएं। उसे घुमाकर भी नहीं ले जाया जा सकता। जहां से जहां तक के लिए बुक कराई गई है वहीं तक उसका उपयोग किया जा सकता है। कैसे थोथे तर्क बुन रही हूं मैं, पुष्पा की आंखों की गुहार को इधर उधर ठेल कर। पीड़ा से तड़पती चीत्कार करती बच्ची मरहम सा तलाश रही है मुझे। जलने से बचे हुए चेहरे के जाने किस हिस्से पर वह मेरी उंगलियों के स्पर्श की प्रतीक्षा में होगी। मेरी उंगलियां पर्स की जिप खोल देती हैं। ये रखो 1000 का नोट वेदवती। मैं वेदवती की आंखों में उतर आए कौतूहल पर विराम लगाते हुए कहती हूँ उससे, रखो इसे। नीचे से तिपैया पकड़कर फौरन अस्पताल पहुंचो और पुष्पा की माँ को नोट थमाकर कह देना कि दीदी को किसी जरूरी काम से पटना की राजधानी पकड़नी है। यात्रा टाली नहीं जा सकती। लौटते ही स्टेशन से सीधा पुष्पा के पास पहुंचूंगी। कहकर मैं कुलसुम की ओर मुड़ी। वेदवती को 100 रुपए छुट्टा दे दियो तिपैया के किराए के लिए। वेदवती को दरवाजे की ओर मुड़ता ना देख मैं उसकी आंखों में ठिठ के सवाल से टकराती हूँ। सवाल में बर्छी की नोक उगाई है। अच्छा रुको, शायद यह उचित ना लगेगा। मत कहना कि तुम्हारी मुलाकात घर पर मुझसे हो गई थी। कह देना कि तुम्हारे घर पहुंचने से कुछ पहले ही मैं घर से स्टेशन के लिए निकल ली थी। रुपयों के लिए कह देना कि जिस घर में तुम खाना पकाती हो उनसे उधार मांग कर लाई हो। संकट की इस घड़ी में पड़ोसन होने के नाते तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना। दीदी जी मिल जाती तब तो उधार की कोई बात ही ना थी। लौटते ही दीदी जी ये पैसे मुझे थोड़ी ही भरने देंगी। पुष्पा पर तो वह चांद छिड़कती हैं। लौटते ही आप सब संभाल लेना दीदी जी। संभ्रमता में डूबी हुई थी वेदवती की आवाज। लिफ्ट से सामान बाहर निकालती कुलसुम की ओर मैंने देखा था। खामोशी जड़ी हुई है वहां। पुष्पा को उसने भी देखा हुआ है। तेजाब से विकृत हुआ उसका मासूम चेहरा विचलित किए हुए होगा उसे। विचलित मैं नहीं हूं, यह उसी का काम होगा। आप दीदी जी कह रही हैं तो विश्वास किए ले रही हूं, मगर लक्षण छोरी के कुछ न्यारे ही दिख रहे। स्कूल से पलटती है तो आईने के सामने टंगी रहती है। पुष्पा की माँ वीना के संशय पर मुझे ताला लगाना जरूरी लगा था, वरना वह पुष्पा का स्कूल जाना बंद करवा सकती थी। पानी की बोतल खाली ठुसी हुई है साइड टेबल पर। पड़ोसी सवारी ने कहीं अपनी समझकर तो नहीं खाली कर दी अंधेरे में। याद आया, एक अतिरिक्त बोतल भी तो रात में खरीद कर रख ली थी कि सुबह मुझे पूरी एक बोतल पानी पीने की आदत है। सुबह सुबह कहाँ से मिलेगी? बर्थ के नीचे झुककर एयर बैग खींचती हूँ। गट 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 कंठ से बेसुरी ध्वनि फूट रही है। ये किसकी आंखें हैं नर्म नजरों से मुझे देखती हुई? पुष्पा की छोटी आंखों की बरौनियां कितनी गजहिन हैं। घड़ी देखती हूँ। रेडियम की चमक ने इत्तिला दी।
पटना पहुंचने में अभी 1.5 घंटा शेष है। वैसे भी राजधानी ने अब तक अपने समय से पहुंचने और पहुंचाने की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी है। डिब्बे में अधिकांश यात्री गहरी नींद में डूबे हुए हैं। खिंचती बाल्टी सी खिंचती गहरी सांसें। पास खींचो तो सहमित गौरैया से ढुरकी हुई सीने से आ चिपकती है पुष्पा। अचानक डिब्बे ने पटरियों पर झूलना शुरू कर दिया है। मेरा शरीर भी झूल रहा है। कोई पुल आने वाला है शायद। कौन सा दिन था वह जब मैं 8-10 लड़कियों की पांत में आसमानी स्कर्ट के ऊपर हाथ बांधे और नजरें झुकाए खड़ी हुई पुष्पा से मिली थी। करीने से पहनी हुई तांत की साड़ी सी सदी हुई सर्वोदय बालिका विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती विद्या गर्ग ने कुर्सी से खड़ी होते हुए चहक कर मेरा स्वागत करते हुए कहा था, आइए आइए अनुपमा दी, कल कई अखबारों के स्थानीय समाचार पृष्ठों पर आपके किसी कार्यक्रम की तस्वीरें देखी थी। कितना काम करती हैं आप। ऊंट के मुंह में जीरा समझिए। समस्याएं अपार हैं और संस्था छोटी। प्रशंसा ने मुझे विनत किया। उनकी मेज से सटी खड़ी बच्चियों की ओर उन्मुख होते हुए मैंने उनसे परिचय की उत्सुकता प्रकट की तो विद्या जी ने बताया था, आपके आग्रह अनुसार इन 13 बच्चियों को अलग अलग कक्षाओं से चुना गया है। कहने में गुरेज नहीं कि ये बच्चियां गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की बच्चियां तो नहीं हैं, मगर मुश्किल यह है कि इनके घर वालों के लिए सरकारी स्कूल की नाम मात्र की फीस भी इनकी पढ़ाई के एवज में खर्च करना पहाड़ ढोने सा कठिन लगता है उन्हें। इनकी प्राथमिक जरूरतें क्या हैं, मैं स्वयं इनसे चर्चा करके देख लूं। समन्वय अगर उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी उठा ले तो निश्चय ही इन बच्चियों की पढ़ाई बिना किसी बाधा व्यवधान के आगे जारी रह सकती है। सरकारी स्कूलों की सीमाओं से अनुपमा दी आप तो भली भांति परिचित हैं। इनमें से कुछ बच्चियां अभावों के बावजूद अच्छा नतीजा ला रही हैं। समन्वय से जुड़ी साथ ही समीना ने संकेत पाते ही एक एक बच्ची की जरूरतों को बताए अनुसार नोट करना शुरू कर दिया। बच्चियों के चेहरों पर पाँव फटने लगी। झुग्गी बस्तियों के कुमलाए बच्चों के मुख पर जब भी रोशनी के वृत्तों को थिरकते देखती हूँ मैं, मुझे वे दड़बों से मुक्त हुए किलबिल करते नन्हे चूजों से फुदकते हुए महसूस होते हैं। पुष्पा से मिलवाते हुए विद्या जी अतिरिक्त उत्साह से भर आईं। 8वीं कक्षा की मेधावी छात्रा है पुष्पा। ऊंची पढ़ाई पढ़ने की इच्छुक, रद्दी खरीदने और बेचने वालों के घर से आती है। अड़चने कम नहीं है। घर वाले इसका हाथ पीला करने की फिराक में हैं। उनका तर्क है कि सरकार चाहती है लड़कियां पढ़ें, सो बहुत पढ़ ली छोरी, भावरें सरकार डलवाने से रही। ऊपर से 4 क्लास पढ़कर अपने को वेद ज्ञाता समझ बैठी हैं। चौका बासन कमाने को राजी नहीं है। दफ्तर में काम करेंगी, कुछ कहो तो मुंह लड़ाती है करमजली। नाम कटने को है इसका। 7वां महीना है, फीस नहीं भर रहे घर वाले। विद्या जी निरुपाय सी कहती हैं। खड़े होकर मैंने पुष्पा को खींचकर छाती से भींच लिया। दफ्तर में काम करना चाहती हो? छाती से चिपके हुए उसने सिर को इतनी सी जुम्बिश दी। तुम जरूर किसी बड़े दफ्तर में काम करोगी, मन लगाकर पढ़ोगी तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। सिर थपका कर मैंने उसे आश्वस्त किया। छाती से अलग करते हुए मुझे यह महसूस हुआ कि पुष्पा की देह से लगातार एक अजीब सी दुर्गंध फूट रही है, जो उसे छाती से लगाए रखने के दौरान मुझे निरंतर उचाट कर रही थी। विद्या जी से मैंने पुष्पा से एकांत में बातचीत करने की अनुमति मांगी तो उन्होंने खेल का पीरियड होने के चलते एक खाली कक्षा में हमारे बैठने की व्यवस्था करवा दी। कक्षा में अब सिर्फ हम 2 थे और थी विद्यार्थियों के बस्ते सहेजे हुए खाली ना होकर भी उनकी खाली बेंचें। बड़ी पुचकार के बाद पुष्पा की चुप्पी मुखर हुई। उसने बताया, वह बिला नागा स्नान करके स्कूल आती है, तो यह दुर्गंध गंदे कपड़े की है। गंदा कपड़ा माने? उसने बताया, उसे माहवारी शुरू हुए साल भर से ऊपर हो रहा है। माँ उसे इस्तेमाल के लिए साफ सुथरा कपड़ा मुहैया नहीं करवाती। यहाँ तक कि भरे हुए कपड़े को धोने के लिए उसके पास साबुन भी नहीं होता। साबुन मांगने पर माँ नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाले साबुनों के बचे हुए छोटे मोटे टुकड़े थमा देती हैं, जिन्हें निश्चय ही वह उन घरों से मांग कर लाती होंगी जिन घरों में वह सेवा टहल के लिए जाती हैं। उन्हीं पिचपिचे टुकड़ों से उसे नहाना होता है। और तुम पढ़ रही हो, नहीं बताया माँ को कि गंदे कपड़ों से तुम्हें योनि की कोई खतरनाक बीमारी हो सकती है? माँ कहती है उन्हें तो नहीं हुई,
हमने तो पानी में धो भींच कर ही लत्ते इस्तेमाल किए। तू कोई नई अनोखी जनानी जन्मी है। और क्या कहती हैं? कहती हैं टीवी रेडियो का तो तू नाम ही मत ही ले, उनकी चिल्ल पाँव बड़े लोगों के लिए है। और कहती हैं छोरियों को जिन लत्तों को पहनकर टीवी पर कूदते फांदते दिखाते हैं ना, वही देख सुनकर तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। और बोल बोल बोल। बोलती है बंद कर, तू पड़ोस में उठना बैठना और टीवी देखना। छोरियों की तंदुरुस्ती की ऐसी ही चिंता है सरकार को, तो कारड पर चावल दाल के संग मुफ्त लत्ते काहे नहीं बांटती। सुनकर पुष्पा से और कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। पीठ थपका कर उसे पुनः आश्वस्त किया। बकाया फीस आज ही भर दी जाएगी उसकी, और वह समीना को अपने घर का पता आदि नोट करवा दे, ताकि सैनिटरी नैपकिन्स आज या कल में पहुंचा दिए जाएंगे उसके घर। अचानक दोनों हथेलियों में मुंह छिपाकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची कहकर मैंने उसे अपने सीने में समेट लिया। बड़ी मुश्किल से मासूम के आंसू थमे थे। घर नहीं आएंगी आप? एक आध रोज में आऊंगी तुम्हारी माँ से भेंट करने। किस वक्त पर मिलेंगी वे? दोपहर 4 के बाद। पिता कब मिलते हैं? घर लौटने का उनका कोई एक समय नहीं है। विद्या जी के पास लौटी तो मन में आया कि क्यों न संस्था की ओर से उसकी साल भर की फीस भर दी जाए, ताकि पुष्पा के मन में पढ़ाई को लेकर कोई द्वंद्व ना रहे। घर लौटकर यह भी तय किया कि किसी के हाथों पुष्पा के घर सैनिटरी नैपकिन्स भिजवाने से बेहतर होगा स्वयं जाना। पढ़ाई को लेकर भी उसकी माँ से बात करनी जरूरी है। साल भर की फीस भर देने मात्र से बेटी के हाथ पीले कर उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो लेने वाली जोर मारती भावना से उसके माँ बाप का मुक्त होना संभव नहीं है। समझाना होगा उन्हें। बेटी पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ाएं। ब्याह शादी का क्या है, आगे चलकर हो जाएगी। समय बदल रहा है। स्वावलंबी लड़की का हाथ मांगने वाले अपनी ही बिरादरी में एक नहीं 50 मिल जाएंगे। इस बीच हुआ यूं कि एक के बाद एक देश विदेश में होने वाले महिला सम्मेलनों की व्यस्तता ने मुझे कुछ ऐसा उलझाया कि पुष्पा के घर पहुंचने का निश्चय न चाहते हुए भी अगले हफ्ते से अगले हफ्ते पर टलता चला गया। पश्चाताप ने यदा कदा सिर उठाकर फटकारा भी कि क्यों नहीं बेहद जरूरत की चीज मैंने उसे पहले भिजवा दी, 4 पंक्तियों की चिट्ठियों के साथ। सुविधा होते ही उसकी माँ से मिलने चली जाती। तीसरे महीने समय निकालकर मैं पहली फुर्सत में चिल्ला गांव स्थित उसके घर पहुंची थी। विस्मय हुआ यह देखकर कि पुष्पा की माँ वीना ने परिचय देते ही लहक कर विनीत भाव से मेरा स्वागत किया था। देखते ही पहचान गई थी जी मैं दीदी जी आपको। आप ही हो? छोरी आपकी बहुत तारीफ करे जी। बैठो जी, चाय करती हूँ। सैनिटरी नैपकिन्स के पैकेट्स पकड़ाने पर वीना चकित होते हुए बोली, बहुत पैकेट तो आपने दीदी जी पहले ही भिजवा दिए थे पुष्पी के हाथों। अब तो मैं भी वही इस्तेमाल कर रही हूँ। घर देख रही है ना, छिपा कर रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना। मैं भौचक। समीना ने भिजवा दिए थे क्या? मगर ऐसा करती तो वह मुझे अवश्य सूचित करती। इस बीच तो वह मेरे वीजा पासपोर्ट आदि के चक्रों में ही हलकान होती रही है। हाँ, पुष्पा के विषय में एक आध बार बात हुई भी थी उससे, तो उसने यही सलाह दी थी कि जिस माहौल में वह बच्ची रही है, बिना उसके घर जाए और माँ बाप से खुलकर बातें किए बिना बात नहीं बनने वाली। मुख्य मुद्दा पढ़ाई का है, उसकी पढ़ाई ना बंद करवाएं वे लोग। टूटे हत्थे की इकलौती कुर्सी पर बैठते हुए मैंने प्रश्न भरी नजरों से सकुचाई सी पास आ खड़ी हुई पुष्पा की ओर देखा था। नाजुक मसला है, बात संभालनी जरूरी लगी। जेब खर्च उसे घर से मिलता नहीं है, इसकी मुझे जानकारी उसी ने दी थी। घर की हैसियत घर की दीवारों से झांक रही थी और उसके बीच रहने वालों के चेहरे भी चुगली खा रहे थे। माँ से पूछा, किस नाम से पुकारूं उन्हें? वीना कह लो दीदी जी आप। और बच्चे नहीं दिख रहे? इससे दोनों छोटे छोरे बाप के संग में कबाड़ी साहू की दुकान पर माल बेचने गए हुए हैं, गुरुद्वारे के पीछे। बताया होगा छोरी ने। दोनों त्रिलोकपुरी के छोटे सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने। 5वीं तक की पढ़ाई होती है वहाँ। वीना बहुत बोलती है, लगातार। चाय छानती हुई चहकी थी। जब से मैंने पुष्पा की पढ़ाई की जिम्मेवारी ली है, महीने की परीक्षा में कक्षा में अव्वल आई है। दोनों छोरों की पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही है। सुधर रहे हैं बदमाश। चाय पकड़ाते ही हाथ जोड़ दिए वीना ने। छोरों की पढ़ाई की जिम्मेवारी भी आप उठा लो दीदी जी, तो बहुत एहसान होगा हम पर। 2 जून की रोटी भारी हो रही है। चाय अदरक डालकर मन से बनाई थी वीना ने।
घूंट भरते हुए मैंने उसके जुड़े हुए हाथों को स्पर्श किया। आप पुष्पा को पढ़ाइए, पुष्पा दोनों भाइयों को पढ़ाएगी, चिंता ना करें। चिंता घनी होती है दीदी जी, कहने लगी। बस एक बात के लिए मैं छोरी को और समझा दूं। टीवी देखने के लिए बेलगाम भागती है पड़ोस में। टीवी देख देख कर मरी नए नए फैशन सीख रही है, बाल खुले रखने लगी है। सांझ गिरे दूसरी छोरियों के संग जाने कहाँ कहाँ सैर सपाटे के लिए निकल जाती है। रहते वे दिल्ली में जरूर है, मगर शहर के बीच फंसा हुआ उनका मोहल्ला है तो चिल्ला गांव में। गांव के रंग ढंग ना बदलें। चलूं? चाय का कप मैंने वीना की ओर बढ़ाकर कहा, फिर पुष्पा की ओर इशारा किया। पुष्पा को साथ भेज दो, गली के मोड़ पर वह मुझे रिक्शा करवा देगी। वीना अपने छोटे बेटों के जर्जर बस्ते उठा लाई थी। उसका आशय मैं भांप रही थी, लेकिन मेरा दिमाग उलझा हुआ था उन सैनिटरी नैपकिन्स के पैकेटों में। कहाँ से लाई होगी पुष्पा वे सैनिटरी नैपकिन्स? किसने दिए होंगे उसे? मोबाइल पर समीना से पूछ ना लूं? तसल्ली हो जाएगी। वैसे पुष्पा के सामने समीना से इस विषय में बात करना उचित ना होगा। अंग्रेजी वह समझती होगी, सोचेगी कि मैं उस पर संदेह कर रही हूँ। भरोसा डगमगाता है, साथ चल ही रही है, उसी से मामले का खुलासा कर लेना बेहतर होगा। हो सकता है समीना ने ही भिजवाए हों। मेरे घर से निकलने से पूर्व ही वह जरूरी काम निपटा कर अपने घर के लिए निकल ली थी। चलने के समय मैंने उससे सिर्फ इतना भर कहा था कि संभव है शाम को मैं चिल्ला गांव के लिए निकलूं। किससे मिलने जाऊंगी यह नहीं बताया था, वरना वह जिक्र जरूर करती या मुझे याद दिलाने की कोशिश करती कि मैं पुष्पा के लिए वादे के मुताबिक सैनिटरी नैपकिन्स अवश्य लेती जाऊं। पुष्पा की गली के मोड़ से पहले डीडीए का एक छोटा सा उजाड़ गार्डन था और गार्डन में बैठने के लिए सीमेंट की खस्ता हाल 2-3 बेंच नजर आ रही थी। पुष्पा के घर की नजर से ओझल। क्यों ना उसके साथ कुछ देर के लिए इत्मीनान से वहीं बैठा जाए। छतनार के पेड़ की छाया में एक सुविधाजनक बेंच पुष्पा ने चुन ली। जो बाहर से नहीं दिख रही थी, उसने भीतर कदम बढ़ाते ही नाक पर कपड़ा रखने के लिए मजबूर कर दिया। सार्वजनिक शौचालय नगर निगम ने बनवाए हुए हैं, मगर शायद वे बस्ती की जनसंख्या के लिए पर्याप्त ना होंगे। बेंच के निकट पहुंचते ही पुष्पा सकुचाई। रुमाल के अभाव में उसने हाथ से बेंच को झाड़कर मेरे बैठने की जगह बनाई। खुरदुरी बेंच ने उसकी हथेलियों को छील न दिया हो, सोचकर मैंने अपनी साड़ी के आंचल से उसके छोटे छोटे हाथों वाली हथेलियों को मुलायमियत से झाड़ा। पास बैठी हुई वह संकोच से कुछ और सिमट आई। तुम समझ गई होंगी पुष्पा कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ। फिर वही मुश्किल चुप्पी आ दुबकी थी उसके होंठों पर। चलो पहले मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कुछ ऐसी व्यस्तता आड़े आई कि तुमसे किया हुआ वादा चाहकर भी मैं पूरा नहीं कर पाई। देखो सच तो तुम ही बता सकती हो, बच्ची हो मेरी प्यारी सी, मुझसे कोई बात तुम कैसे छिपा सकती हो। तुमने माँ से झूठ क्यों बोला कि तुम्हें वे नैपकिन्स के पैकेट मैंने भिजवाए थे? शायद इसलिए बोला होगा तुमने कि झूठ छुपाने में तुमसे किया गया मेरा वादा ही तुम्हें बचा सकता था। मानती हूँ, मगर सच तो बताने की हिम्मत करो ना। माँ के सामने मैं भी सच रख सकती थी पुष्पा, बोलो। सोचो बच्ची, नहीं रखा तो क्यों? जानती थी कि उसके परिणाम खतरनाक होंगे। यदि तुमने स्वयं खरीदे हैं तो तुम वह मुझे बता सकती हो। मैंने उसका सिर अपने कंधे पर रखकर प्यार से थपथपाया। टूटी टहनी सी वह मेरे कंधे पर ढहकर फफक पड़ी। संताप पिघलने लगा। उसका पिघल कर बह जाना जरूरी था। पुष्पा ने बताया, बड़े दिनों तक उसने मेरी राह देखी। सुबह स्कूल में प्रार्थना के उपरांत एक रोज उसने प्राचार्य जी से मेरे बारे में पूछा था। उन्होंने बताया कि उस रोज के बाद मैं स्कूल में दोबारा नहीं आई हूँ, देश से बाहर गई हुई हूँ शायद। इसी बीच त्रिलोकपुरी की एक दवाइयों की दुकान में डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। सतीश से उसका परिचय उसकी सहेली नजमा ने करवाया, जो उसकी गली छोड़ पीछे वाली गली में रहती है और मयूर विहार की सरकारी डिस्पेंसरी में झाड़ू पोंछे का काम करती है। तीनों साथ साथ नोएडा के स्पाइस मॉल में गोलमाल 3 फिल्म देखने भी गए थे। धीरे धीरे नजमा उन दोनों के बीच से हटने लगी। दोस्ती की प्रगाढ़ता इस हद तक बढ़ गई कि सतीश जब भी उसके साथ कहीं घूमने जाता, उससे अपना कोई मनपसंद उपहार खरीदने की जिद करता। हर बार वह कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके आग्रह को टाल देती। अपने जन्मदिन पर वह सतीश का आग्रह नहीं टाल पाई।
उसने नोएडा के एक डिपार्टमेंटल स्टोर से फेयर एंड लवली खरीदी। विज्ञापन में दिखने वाली सांवली लड़कियों की भांति वह भी गोरा दिखना चाहती थी। किसी अन्य चीज के खरीदने के सतीश के मनोहार भरे दबाव को वह टाल नहीं पाई। सतीश ने उसे स्टेफरी के 3 पैकेट खरीद कर दिए। घर पर वह कहकर गई थी कि वह मेरे घर जा रही है। बदले में सतीश उससे कुछ अनचाही छूटें लेने लगा था। माँ को उस पर शक है। उनका आप पर बहुत भरोसा है। हाँ, माँ को मेरा बालों को खुला रखना नहीं भाता। घर पर आने जाने वालों को वह आपकी दरिया दिली की तारीफ करते नहीं आगाती। फीस की संजोई रसीद निकाल कर दिखाती रहती हैं। उस भरोसे को तुम तोड़ रही हो। सिसकियां फिर खींचने लगी। मेरे भरोसे को भी पुष्पा? नहीं मिलूंगी अब मैं उससे। उसकी ठुड्डी उठाकर गालों पर ढुलकते हुए उसके आंसुओं को पोंछा था मैंने। तुम बताओ, मुझे सतीश से मिलने और उससे बात करने की जरूरत है? उसे टोहने की कोशिश की थी मैंने। नहीं मिलूंगी उससे, दृढ़ स्वर में पुनः दोहराया था पुष्पा ने, चाहे जितना तुम्हें घेरने की कोशिश करे। जी। स्कूल अकेली आती जाती हो? पिछली गली से 3 लड़कियां जाती हैं, उन्हीं के संग निकलती हूँ, लौटती भी हूँ। देखो, तुमसे मैं बार बार सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, पढ़ो पढ़ो। इधर उधर की लप्पा डुग्गी में कुछ नहीं धरा। तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो मैं हूं ना। झिझक छोड़कर मुझसे निसंकोच कहो। और देखो, वार्षिक परीक्षा में यदि तुम 5 के भीतर रैंक लेकर आओगी तो तुम्हारी हाथ घड़ी पक्की, तुम्हारी मनपसंद। ठीक, अब मुस्कुराओ तनिक और वादा करो ताकि मैं निश्चिंत होकर लौटूं। सोई गुलाबी गीली आंखों में सायास मुस्कुराकर पुष्पा ने मेरी बड़ी हुई हथेलियों पर अपनी नम हथेली टिका दी। उसकी नम हथेली को चूम कर मैंने सदैव उसके साथ होने के मनोभाव पर मोहर लगाई थी। घिरे अंधेरे से लैंप पोस्ट की मलिन रोशनी को मैंने भिड़ते हुए महसूस किया। हथेली भीतरी थर्राहट से उद्विग्न थी। संभलने में मासूम को वक्त लगेगा। अंधेरा घिरते ही बस्ती भूत ही सी हो उठती है। रिक्शा कर पहले पुष्पा को उसके घर उतारना होगा। जताना होगा माँ को कि उनकी बेटी देरी से लौटी है तो वह उनके ही साथ थी। समय हाथ से छिटका नहीं है। घर की आंच से छिटके बच्चों को बाहर की चकाचौंध आसानी से अपनी गिरफ्त में लेकर के बहकने को बाध्य कर देती है कि ना समझ भला बुरा सोचने के काबिल ही नहीं रहते। किसी रोज पुष्पा के पिताजी से भी घर पर मिलकर इत्मीनान से बातें करनी होंगी, सतीश के पृष्ठ खोले बगैर। पुष्पा ने बताया था कि पिता रोज रात घर पीकर लौटते हैं। हफ्तों बाद अचानक एक रोज पुष्पा का फोन आया था। फोन समीना ने उठाया था। बताया मुझे कि पुष्पा की टीचरें उसे कॉपी में नोट स्याही वाले पेन से नहीं, जेल पेन से लिखने के लिए कहती हैं। जेल पेन से न लिखने पर कह रही हैं कि 1 नंबर कट जाएगा। जेल पेन 5 रुपए का एक आता है और 8-10 पन्नों से ज्यादा नहीं लिख सकते उससे। मैं प्राचार्य जी से कहकर उसे स्याही वाले पेन से नोट लिखने की अनुमति दिलवा दूं, विशेष रूप से। प्रतिक्रिया के लिए समीना ने मेरी ओर देखा था। ऐसा करो, वेदवती के हाथों तुम उसके लिए 1 दर्जन जेल पेन कल ही भिजवा दो। वेदवती से कह देना, पुष्पा से कह दे कि जैसे ही जेल पेन खत्म होने को आए फोन कर दे तुम्हें। सतीश के पृष्ठ अपने आप ही खुल गए। गाड़ी बेसब्र हो रही है पटना पहुंचने के लिए। धड़ 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 गति अंधड़ में परिवर्तित होती है तो मन तिनका हो आता है। घबराकर मैं बर्थ पर उठकर बैठ जाती हूँ और साइड लैंप जलाकर खिड़की का पर्दा खोल लेती हूँ। अंदेशा नहीं था सतीश के दुस्साहस का। मामूली से डिलीवरी बॉय की इतनी हिम्मत। पुष्पा का गंदुमी गोल सलोना चेहरा, उफ, देखूंगी तो किस हालत में पाऊंगी बच्ची को। सीने में गौरैया सी आ दुबकने वाली। मां न बन पाने के लिए अभिशप्त मेरी छाती उसके सीने से जुड़ते ही लबालब तलैया सी उतरा आती थी। जब भी मेरे मित्र मुझे शादी न करने का कटाक्षपूर्ण उलाहना देते, मैं हंसते हुए उनकी चुटकी लेने पर उतर आती। भाई, मैं तो बिना भावरे डलवाए लगभग 150 बेटियों की माँ हूँ और पुष्पा उन सभी में से मेरी सर्वाधिक लाडली बिटिया है। सीने पर हाथ रखकर जरा वे अपने दिल से पूछें कि हैं वे सौभाग्यशाली मुझसे। धड़ाक धड़ धड़ाक धड़ पटरियां चीखती हुई एक दूसरे को काट रही हैं। ट्रेन की यात्रा अब खलने लगी है मुझे। रह रहकर पटरियों का चीखना बर्दाश्त के बाहर हो उठता है।
कोशिश करती हूँ कि ट्रेन की यात्रा से बचूं, लेकिन कुछ एक कार्यक्रमों के सीमित बजट का रोना धोना मजबूरी में धकेल देता है। डिब्बे में उमस पैदा हो रही है, ओढ़े हुए कंबलों की हीक से भरी हुई, उनके धुले हुए होने के दावों के बावजूद। वैसे भी लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री होने के चलते रेल व्यवस्था में किसी चमत्कारी सुधार की गुंजाइश कुल्हड़ों में उपलब्ध होने वाली सौंधी गर्म चाय तक ही संभव हो सकती है। कनपटियां नम हो रही हैं। दूसरों के द्वारा पूछे गए सवाल मुझे निर्भीक बनाते हैं, किंतु खुद से पूछे गए खुद के सवाल भयभीत करते हैं, कपड़े खींचते हुए। पुष्पा के साथ हुई अनपेक्षित क्रूरता इस बात का प्रमाण है कि वह बच्ची मुझसे किए गए वादे पर दृढ़ता से कायम रही, किंतु शायद मैंने उसके साथ होने के उसके भरोसे को तोड़ दिया है। अपनी आदत से परिचित हूँ। तनाव से बचने के लिए मैं किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट में दाखिल होने से बचती हूँ। टैक्सी भी समय की अच्छी खासी गुंजाइश रखते हुए बुक करती हूँ। इत्मीनान से स्टेशन पहुंचकर एच व्हीलर के सामने खड़े होकर ताजी पत्र पत्रिकाओं के अंक निरखना मेरा प्यारा शगल है। चाहती तो दूसरी टैक्सी मंगवाकर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पुष्पा को देखते हुए जा सकती थी। शायद यह सच है कि इधर अखबारों में छपने वाली अपनी तस्वीरें मुझे अच्छी लगने लगी हैं। कुलसुम का उनकी कतरनों को एल्बम में क्रमवार ढंग से संजोना भी। हालांकि ऊपरी तौर पर मैं कुलसुम को झिड़कती रहती हूँ कि उसका यह बचपना मुझे निहायत बचकाना लगता है। अखबारों को तो मैं समाचारों से अवगत होने के लिए मंगवाती हूँ, अपनी तस्वीरें देखने के लिए नहीं। दिल्ली के अखबारों के स्थानीय पृष्ठों पर क्या आज सुबह पुष्पा भी समाचार के रूप में मौजूद होगी? डिब्बे में जन्मी सुखबुक चेताती है कि पटना नजदीक आ रहा है। कुछ सवारियां कंबलों के साथ आंखों को घेरे नींद की खुमारी को भी झटक रही हैं। घड़ी पर नजर दौड़ाती हूँ। भोर के 5:30 बज रहे हैं। खिड़कियों के बाहर पाव फट रही है। पर्स खोलकर भीतर रखे हुए छोटे से पाउच में सहेजे हुए क्रेडिट कार्ड को छूती हूँ। विद्यापीठ के उप प्रधानाचार्य पांडे जी की सराय से संभवतः पटना स्टेशन मेरी अगवानी के लिए पहुंच चुके होंगे या फिर पहुंच रहे होंगे। उन्हें निराश जरूर करूंगी, लेकिन कहना होगा ही कि पांडे जी मेरे लिए विद्यापीठ के वार्षिक उत्सव में सम्मिलित हो पाना संभव नहीं हो पाएगा। स्टेशन से सीधा एयरपोर्ट रवाना होना होगा मुझे। झूठ बोलना पड़ेगा कि सुबह दिल्ली से मोबाइल पर मेरी संस्था की सचिव समीना का फोन आया है। मेरी 8वीं कक्षा की विद्यार्थिनी बच्ची के मुंह पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने तेजाब फेंक दिया है। फोन से याद आया, समीना ने कहा था कि पुष्पा को लेकर वेदवती ने यदि कोई अन्य खबर दी तो मैं आपको एसएमएस पर सूचना दे दूंगी। मोबाइल पर मैं समीना का एसएमएस खोजती हूँ। उसका कोई एसएमएस नहीं आया। दिल में खटका हुआ, कोई बुरी सूचना तो नहीं है। तभी एक अन्य एसएमएस पर निगाह अटक गई। महामहिम सिंह जी के सलाहकार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी जी मेरे मित्र भी हैं, उनके द्वारा भेजा गया। महामहिम 2 दिन पूर्व सिक्किम में छुट्टियां बिताकर सपरिवार राजभवन लौटे हैं। आपने जिस अखिल भारतीय स्वैच्छिक महिला संगठनों की 100 महिला प्रमुखों को लेकर राजगीर में 15-16 अक्टूबर को 2 दिवसीय वैचारिक संगोष्ठी आयोजित करने और महामहिम से उसके उद्घाटन के लिए प्रस्ताव भेजा है, उन्होंने प्रस्ताव को विचारार्थ रख लिया है। इसी संदर्भ में दिल्ली आपको एक पत्र 2 दिन पूर्व भेजा गया है। पत्र आपको दिल्ली लौटने पर मिल जाएगा। जानता हूँ इस समय आप गाड़ी में होंगी। निजी तौर पर स्थिति से आपको अवगत कराना आवश्यक लगा। कार्यक्रम के दौरान आपकी मुलाकात महामहिम से होगी। कार्यक्रम के संदर्भ में आप स्वयं भी उनसे आग्रह कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में चर्चा हुई है। दिलचस्पी दिखाई है उन्होंने। उम्मीद है उनकी ओर से पूर्ण सहयोग मिलेगा। लखीसराय से लौटेंगी तो आम्रपाली में भेंट होगी आपसे। गाड़ी रेंग रही है। अगले ही पल उसने हौले से प्लेटफॉर्म को छू लिया। मोबाइल पर्स में सरकाकर क्रेडिट कार्ड को पर्स के भीतर छूकर उसकी जगह पर सुरक्षित होने की तस्दीक की थी मैंने। अफरा तफरी सी मची हुई है डिब्बे में। भगदड़ में शामिल होने की जरूरत नहीं है मुझे। न मैं पांडे जी को पहचानती हूँ, न पांडे जी मुझे। टिकट उन्होंने ही बुक करवा कर भेजा है। डिब्बा और बर्थ की जानकारी है उन्हें। आप अपनी जगह पर ही बैठी रहिएगा मैम, वहीं पर आकर ले लूंगा मैं आपको। फोन पर कहा था उन्होंने।
झुककर बर्थ के नीचे से मैं अपना सूटकेस खींचकर सामने खड़ा कर लेती हूँ। पानी की बोतलों को पिचका लेती हूँ। लपकते हुए डिब्बे में दाखिल हुए और मुझे छोड़कर आगे बढ़ गए 2-3 सौम्य से खिचड़ी बालों वाले व्यक्तियों ने पांडे जी होने का भ्रम दिया था। लोगों को घूरने की असुविधा से स्वयं को बचाने के लिए बेवजह मैं ऊपरी बर्थ वाले सहयात्री के द्वारा साइड टेबल पर छोड़ दिए गए इंडिया टुडे का अंक उठाकर उसे उलटने पलटने की व्यस्तता ओढ़ लेती हूँ। कैसी रही आपकी यात्रा अनुपमा जी? पांडे जी हैं? जी मैडम, यह आपका ही सूटकेस है ना? और कोई सामान? नहीं। उठकर मैं पांडे जी के पीछे हो लेती हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? गाड़ी आरामदायक है। बेचैनी की बात होंठों पर आकर ठिठक गई। एक साफ सुथरे धक्का मुक्की से रहित कोने में मुझे खड़ा कर पार्किंग से गाड़ी और ड्राइवर को लेने चले गए। अनुमानित चेहरों से सर्वथा अलग युवा उप प्रधानाचार्य। गाड़ी में सामान रख दिया गया। पांडे जी पीछे मेरे साथ ही बैठ गए थे। चाय यहीं कहीं पीजिएगा या बीच रास्ते में किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में? जैसा आप कहें मैम। शी इज नॉट ओनली योर केस फाइल। यह किसकी आवाज़ है? मैं अपने अगल बगल हैरान सी देखती हूँ। मेरे निकट पांडे जी शालीनतावश सिकुड़े हुए से बैठे हुए हैं मेरे जवाब की प्रतीक्षा में। चाय की तलब लग रही है जरूर, मगर रास्ते में किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में बैठकर पियेंगे, मैं पांडे जी से कहती हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि पांडे जी ने मेरी आवाज़ टेलीफोन पर ही सुनी है। वे नहीं पहचान पाएंगे कि यह आवाज़ मेरी नहीं है। किसी जोंक को आपने कभी बोलते हुए देखा है? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।